नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल इन दिनों मतदाताओं को रिझाने, लुभाने या उन तक अपनी पैठ बढ़ाने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस भी कमोबेश यही कर रही है और जो गैर दलीय प्रत्याशी है वो भी इसी जुगत में जुटे हैं। लेकिन अचानक से आज कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेके एक बड़ा बवंडर उठ गया। बवंडर इसलिए कि निकाय चुनाव के दंगल के बीच में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कह दिया कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव, जो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री होने का गर्व करते हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस की इस स्थिति पे बीजेपी तंज कस रही है और कहती है कि कांग्रेस हर जगह फेल है सिवाय एक जगह पे, और वो है गुटबाजी। और इसी गुटबाजी को आज हवा देते हुए इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो सामने देखने को मिली है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी वो दिन है जब मतदान होगा। हफ्ते भर बाद जनता मुद्दों और चेहरों को देखकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस नेता किस दिशा में जा रहे हैं? 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से नेतृत्व की घोषणा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारे अभी 13 महीने ही हुए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव ना सिर्फ जीतना, उसके बाद सीएम के नाम की चर्चा करना राजनीतिक जानकारों को भी हतप्रभ कर रहा है। आप भी सुनिए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव का नेतृत्व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव करेंगे। सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के सामूहिक नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। ये बयान चरणदास महंत के अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान दिया गया है। अब बीच नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा बयान बीजेपी के तंज का ही इंतजार कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद बीजेपी नेता लगातार तीखे रिएक्शन दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेताओं में नेतृत्व को लेकर मारामारी चल रही है। यह बयान का इशारा यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दीपक बैज के नेतृत्व कल नकार दिया है। वहीं कांग्रेस नेता अभी भी कश्मकश में है कि आगे कैसे बढ़ना है, और इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता जानकारी नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। आज चरणदास महंत जी कहते हैं अगला चुनाव टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने दीपक बैज जी के नेतृत्व का अस्वीकार कर दिया, जो प्रदेश के अध्यक्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 5 साल जिन्होंने सत्ता की, उसके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण क्या है? चरणदास महंत जी के द्वारा जो कहा गया है यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता की कमी आ गया है, और इसी कारण से जो नेतृत्व में पिछले चुनाव इन लोग लड़े थे भूपेश बघेल के नेतृत्व में, वो फेल हो गया है। इस बयान की क्योंकि मुझे कोई जानकारी है नहीं किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। अब कांग्रेस की स्थिति पर बीजेपी हमलावर है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता नगरीय निकाय चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले जो बातें कांग्रेस के अंदर ही अंदर चल रही थी, अब खुलकर बाहर भी आ रही हैं। चर्चाएं नेताओं की और नेतृत्व की अब खुलेआम हो रही हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का समय है और हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस नेता अपने ही नेतृत्व को लेकर मारामारी दौर से गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर की स्थिति क्या है और क्यों राजनीति में इस बात की सर्वाधिक चर्चा आज होने लगी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विद्वान नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति को पे पैनी नजर रखने वाले और हर
पहलू को बेहद करीब से जानने वाले अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं कि भरे इस चुनावी मौसम में अगर नेता प्रतिपक्ष का ये बयान, वो भी ऑन कैमरा बाइट के तौर पे देना, भाषणों में कहना एक अलग होता है, लेकिन बयान देना कि अगला चुनाव हम महाराज साहब के नेतृत्व पे लड़ेंगे, निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी, कोट करते हुए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मायने निकाले जाए? जरा एक बार इस कोट को आप डिकोड कर दीजिए जनता के सामने। देखिए, दो चीज है इसमें डॉक्टर साहब की। एक तो इसकी टाइमिंग, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस। अगर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो उनके इस बयान को अधिकृत बयान माना जाए और इस टाइमिंग को, जो नगरीय निकाय चुनाव के समय, इसका अगर महत्व देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी तो कोई जरूरत ही नहीं थी नेतृत्व की और इसकी, क्योंकि सारे जो नेतृत्व का जो झगड़ा तब आता है जब टिकट का वितरण हो, या वो टिकट वितरण हो चुका है, आप चुनाव में जा चुके हो। और अब ये जो बयान है चरणदास महंत कोई नए नवेले नेता नहीं है। चरणदास महंत बहुत सीजन्ड नेता हैं और उस जमाने में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो गृह मंत्री जैसे पद पर रह चुके हैं और अर्जुन सिंह गुट के भी एक बड़े वो लीडर भी रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात यही है कि कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेसी हराते हैं और कांग्रेस की दुश्मन सिर्फ कांग्रेस ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। तो यहां पर भी जो टाइमिंग है वो बहुत गलत है। वो कांग्रेस के जो इस पूरे कैंपेन को ये बैठे बैठाए अगर उसको डैमेज करने के लिए जो है बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही कि आप अगर दीपक बैज को चलो आप मान लो कि आप नहीं मानते हो लीडरशिप के लिए, लेकिन भूपेश बघेल आप उसको तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। भूपेश बघेल ने प्रदेश का जब अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद अध्यक्ष बने और उन्होंने एक 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के जादू को तोड़ा और अपनी सरकार बनाकर दिखाई। ये तो भूपेश बघेल के मंत्रिमंडलीय सहयोगी जो थे 10-12 जो जिनको गिन लिया जाए, अगर वो ढंग से परफॉर्म करते तो शायद नतीजा कुछ और होता। आप भूपेश बघेल जैसा करिश्माई नेता कांग्रेस को सालों बाद मिला है। विद्याचरण जी, श्यामा चरण जी के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा जो है लीडर एक अजीत जोगी हुए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म रहे। उसके बाद यही थे, क्योंकि बीच में एक पूरी लीडरशिप की पूरी इनकी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो झीरम में तबाह हो चुकी थी। तो ऐसे समय में ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर चरणदास महंत का, मैं इसको सेल्फ गोल, आप मान लीजिए जो दिल्ली में जयराम रमेश करते हैं वो यहाँ वो कर गए। ठीक, अनिल जी मैं लौटूंगा। आपकी बातों को सुन के के चौहान जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चौहान जी, ठीक है, एक बैठे बुठाए एक नया मुद्दा आपको मिल गया इस भरी चुनाव में, आपकी खुशी बता रही है कि आप खुश तो बहुत है। जरा कह दीजिए क्या मन में चल रहा है आपके, चौहान जी? मन में एक ही चीज चल रही है मिश्रा जी। मन में ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसा हो, छत्तीसगढ़ समृद्धि और शक्तिशाली कैसे बने। मन में यही चल रहा है हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के हर जनता के मन में यही चीज चल रही है और उसी के हिसाब से वो करेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी ऐसे पार्टी को या ऐसे नेतृत्व को वोट देगी नहीं, उनके हाथ में बागडोर नहीं देगी, क्योंकि एक बार वो देख चुकी है, अब ऐसा नहीं देगी। जिनके खुद के पदाधिकारी, खुद के नेताओं को ही अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, और चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पूरी की पूरी कांग्रेस है। अब जब कांग्रेस जब पूरा अपने नेता चुन लेती है तो वो जो बोल रहा है इसका मतलब वो पूरी कांग्रेस टीम बोल रही है। और इनके पदाधिकारियों को, इनके मतलब अभी धर्मेंद्र साहू जी का मैं बोल रहा था कि मेरे को पता ही नहीं है, तो अगर ये भी बोल सकते थे कि अगर उन्होंने कुछ बोला होगा तो सही बोला होगा, क्यों नहीं बोला होगा। जैसे हमारे कोई नेता बोले तो हम बोलेंगे हाँ उन्होंने कुछ बोला होगा तो सही बोला होगा। दूसरी बात, ना इनके पास खड़ा करने के लिए नेता है, ना इनके पास स्पष्ट करने के लिए नीति है, और ना ही टीम में वर्क में काम करने के लिए इनकी नीयत है, और ना ही इनके पास कोई लीडर है, कोई नेतृत्व कर सके, कंट्रोल करने के लिए कोई नेतृत्व नहीं है। तब ये हालत होती है, तब ये टीम है। ये टीम जो है ये जीतने के लिए ये नहीं यहां पर नहीं है, ये तो सिर्फ लड़ने का मतलब वो इनकी टेंशन सिर्फ लड़ने की है कि कैसे ना कैसे करके ये चुनाव निकले। आप खुद बताइए कि ये जो बयान है
ये चौहान जी मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जरा जवाब ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, आज आपका दिन नहीं है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको डिबेट के पहले ही, लेकिन फिर भी आप एक विद्वान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जरा अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब दीजिए कि इस बयान की आवश्यकता क्यों और इस बयान का असर क्या। सत्यप्रकाश जी। अवधेश जी देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल की भी बात करूं, उसके बाद के चौहान जी का भी जवाब दे दूंगा। देखिए, आपने अभी वीडियो क्लिप चलाई और मैंने वीडियो देखी है, आप पूरा वीडियो क्लिप देखिए, आप उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने जहां तक आपने चलाया है, देखिए बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, उससे आगे भी आप देखिए, उससे आगे ने उन्होंने क्या बोला है कि हम टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में जितने तमाम वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। अगर देखिए मैं छोटा सा कार्यकर्ता, तो आप मेरे से बोलेंगे कि भाई अगला विधानसभा चुनाव कैसे लड़ोगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, भूपेश बघेल जी हो, चरणदास महंत जी हो, दीपक बैद जी हो, धनेन्द्र साहू जी, रविन्द्र चौधरी, तमाम जितने वरिष्ठ नेता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें गलत क्या बोला बताइए आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक 10 सेकंड करेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, पूरा समय आपके पास है। आपने बड़े अच्छे से आपने उस पूरे बयान को डिकोड किया कि साहब आगे भी उन्होंने कहा कि हम तमाम बड़े नेता के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन लगभग 2.5 मिनट का बाइट आप कहेंगे तो मैं दर्शकों के लिए पूरा बाइट चला दूंगा। टी.एस. सिंहदेव के अलावा अगर एक नेता का नाम चरणदास ने लिया हो तो आप मुझे कहिएगा। आप कंटिन्यू कर लीजिए। आपने ठीक बोला, जहां तक आपने चला मैं तो बोल रहा हूं कि वहां तक आप बाबा टी.एस. सिंहदेव जी का नाम लिया, मगर मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला टी.एस. सिंहदेव जी, और उसके बाद फिर किया टी.एस. सिंहदेव जी हो, भूपेश बघेल जी हो, हम सब एक साथ लड़ेंगे। यही मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बीजेपी बौखला क्यों जाती है जब हम बोलते हैं कि एक साथ लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, इस वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो उनकी तिलमाहट क्यों हो जाती। देखिए, अब देखिए एकदम साफ है, हमारी जब सरकार भी थी ना, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ सुपर सीएम, कोई उससे सुपर सीएम वो नहीं चलता। यहाँ पे वो व्यक्ति नहीं है ना कि पर्ची आई बन गई, वो वाला खेल नहीं चलता है। अरे पर्ची खिलाओ, आपके हाथ में चोर आ गया तो आप चोर हो, तो आपके हाथ में सिपाही आ गया आप सिपाही हो। यहाँ तो वही चलता है, पर्ची उठाओ आप मुख्यमंत्री, पर्ची उठाओ मंत्री, पर्ची उठाओ आप मंत्री भी नहीं हो, आप घर बैठ जाओ, तो वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता। यहाँ एक साथ बैठ के चर्चा होती है, एक साथ बैठ के निष्कर्ष निकाला जाता है, एक साथ बैठ के निर्णय लिया जाता है। अरे ये पार्टी जो बीजेपी जो बात करती है तो वो पार्टी है। थोड़ा सा समय दीजिए, अब देश में इनका इतिहास बता जाऊं। इनका देखिए गुटबाजी अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, अमित शाह जी से लेके योगी आदित्यनाथ तक, योगी आदित्यनाथ से लेके केशव प्रसाद मौर्य तक, शिवराज सिंह चौहान से लेके मोहन यादव तक, बृजमोहन अग्रवाल से लेके ओपी चौधरी तक, और कोई बचा है क्या? आप बता दीजिए आप। इसलिए बोलो कि गुटबाजी से तो ऊपर से नीचे तक ये भारी पार्टी है। हमारे यहाँ एकजुटता रहती है, जैसे उन्होंने बोला ना सीएम मतलब सीएम, हमारे यहाँ सुपर सीएम नहीं था, इनके यहाँ सुपर सीएम भी चल रहा है। ओपी चौधरी और बृजमोहन जी के बंद कमरे में क्या हुआ तो सुर्खियां बनी थी पेपरों की, सबको ही मालूम है, आपको ही मालूम होगा, अवधेश जी अनिल जी बैठे उनको ही मालूम होगा। तो हमारे यहाँ नहीं चलता, एक साथ होकर हम चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने जो वादा खिलाफी की है, जो अन्याय किया है इस सरकार ने जनता के साथ, वो जनता देख रही है, और नगर निगम चुनाव में भी दिख जाएगा आपको, उसका असर दिखेगा। काश आपकी बातें आपकी पार्टी के बड़े नेता सुनते, समझते और उसका अनुसरण करते। मैं लौटूंगा सत्या जी आपके पास, मैं अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, ठीक है, राजनीतिक दल में हर दिन किसी एक दल का नहीं होता है, कई बयान ऐसे होते हैं। आपने जयराम रमेश का उदाहरण दिया, दर्जनों ऐसे नेता है जो बयान उनके गले के फांस बन जाते हैं। लेकिन चरणदास महंत, वास्तविक आपने सही कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में गृह मंत्री उस उम्र में जब लोग राजनीति की शुरुआत करते हैं, वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गृह मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं, बड़े कैलकुलेटेड नेता माने जाते हैं। उन्हें बेहतर पता है कि कब, कहां, कितना, क्यों और किसके लिए बोलना है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि वो कोई उनके टाइमिंग के साथ साथ उनके बयान का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बयान किस हैसियत से दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से दे रहे हैं तो इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अध्यक्ष संगठन की तरफ से दे रहे हैं तो समझ में आता है, या फिर अगर कहीं और से इशारा है, ऊपर से इशारा है और वो कह रहे हैं तो। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी विधानसभा चुनाव कहाँ है? अभी तो विधानसभा चुनाव नहीं है, अभी तो नगरीय निकाय चुनाव है। अब मैं सत्यप्रकाश की मतलब जो उन्होंने जो जिस तरीके से डिफेंड किया, मैं उनकी काबिलियत का कायल हो गया हूँ, है ना। बहुत जबरदस्त ढंग से उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ जब बना, जब अस्तित्व में आया, उस समय जो है मुख्यमंत्री पद के बड़े बड़े दावेदार थे। रामचंद्र सिंहदेव से लेकर विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, फिर महेंद्र कर्मा, दिग्विजय सिंह की ओर से बहुत सारे नाम थे। और भूपेश बघेल उस समय बहुत जूनियर प्लेयर थे। अजीत जोगी कहीं पर नहीं थे।
अजीत जोगी के साथ 4 विधायक होते थे, मनोज मंडावी, रामपुकार सिंह, तुलेश्वर सिंह और एक और था शायद कोई रामदयाल के, ये 4-5, हाँ ये 4-5 थे, 5 में थे और मुख्यमंत्री कौन बना? बिल्कुल सर, अजीत जोगी। तो वो पर्ची ही आई थी उस समय, हम लोग खड़े थे, है ना। दूसरी बात, उसके बाद एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई जीरम की। अगर जीरम की घटना नहीं होती तो आप देखिए, मध्य प्रदेश जब था अविभाजित मध्य प्रदेश में, सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, बड़े बड़े नेता थे। भूपेश बघेल उस समय राजस्व मंत्री, उस समय वहां परिवहन राज्य मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। विभाजन होने के बाद उनको मंत्री पद मिला, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं थे, स्वतंत्र प्रभार ने कैबिनेट का दर्जा था, लेकिन स्वतंत्र प्रभार राजस्व मंत्री थे। उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री बने। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर राजनीति नहीं होती और यहाँ पर सुपर सीडिंग नहीं होती। यहाँ पर कांग्रेस का तो नियम ही यही है। अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला को ठिकाने लगाने के लिए BR यादव से लेकर चित्रकांत जायसवाल और बड़ी फौज यहाँ रायपुर में गुरमुख सिंह होरा, राजकमल सिंघानिया, सत्यनारायण शर्मा, वो खड़ा किया था। लेकिन जब तक ठिकाने लगाते वो तब तक खुद ही ठिकाने लग गए थे चुरट केस में। तो कांग्रेस जो है खुद का नुकसान कर रही। ये कोई समय नहीं था, विधानसभा चुनाव होते तो समझ में आता। विधानसभा चुनाव अभी आप 13 महीने पहले हारे हो, 13 महीने पहले आप हारे हो। आपके सामने अभी ये जो है चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव है, ये पहला चुनाव था जहां आप जो है बीजेपी सरकार को घेरते, उसकी साख के पर सवाल उठाते और अपनी वापसी का एक रास्ता खोलते। क्योंकि इसके पहले एक उपचुनाव हुआ, उसमें आपकी दुर्गति दिख गई। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है, जो सेकंड लाइन जो उनकी जो एक तैयार होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। झीरम घाटी का नुकसान तो वो भर पाए नहीं। दूसरी बात जो है, नए नेता जो पौध होनी चाहिए वो तैयार नहीं हो पा रही है। तो ये बयान मैं समझता हूं कि बिल्कुल असामयिक है। और चरणदास महंत जैसे शीर्षस्थ नेता, जो समझदार नेता, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि चरणदास महंत को आप हल्के पे ले जा सकते, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और पढ़े लिखे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि विभाग के, उनसे ऐसे बयान को अगर उनसे सोचा जाए कि उनकी जो स्लिप ऑफ टंग है, तो ये भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये जानबूझ के दिया गया बयान है और ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि डैमेजिंग है। बिल्कुल। और कोई भी राजनीतिक दल हो, अनिल जी आप सहमत होंगे, सत्या जी आप भी सहमत होंगे, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी बड़े निर्णय के लिए केंद्रीय आला कमान तो मौजूद है। आप आपस में कैसे तय कर लेंगे कि मैं सीएम बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा? उसके लिए एक सिस्टम है, चाहे वो पर्ची के माध्यम से हो, चाहे वो बंद कमरे में 2.5 साल के फॉर्मूला तय करने को लेके हो, या फिर सीधे कह दिया जाए कि ये हो। लेकिन आला कमान तय करेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार केएस चौहान जी का रुख कर लेता। चौहान जी, क्यों बीजेपी की बाछें खिल जाती है जब कांग्रेस में हलचल मच जाती है? बताइए जरा, आपके खुशी का ठिकाना नहीं है। सत्यप्रकाश जी कह रहे गंभीरता से कि बीजेपी में तो जो है वो देखिए ना, कांग्रेस पे क्यों इतना ध्यान है आपका? देखिए मिश्रा जी, 2 चीजें होती है, एक होती है खुशी और दूसरी होती है हंसी। तो ये खुशी नहीं, खुशी तब होगी जब छत्तीसगढ़ के हित में कोई काम होगा और उसके हित में कोई चीजें होंगी तो खुशी होगी। ये हंसी है, हंस रहा है आज पूरा छत्तीसगढ़, हंस रहा है आज पूरा छत्तीसगढ़िया। और ऐसे टीम को, ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी को छत्तीसगढ़िया ये कैसे वोट दे दे, अपनी बागडोर कैसे संभाल दे कि जिसको पूर्व मुख्यमंत्री को उनके मुंह के सामने राजनांदगांव में एक कार्यकर्ता उनको खरी खोटी सुनाता है। आज एक वरिष्ठ नेता, एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अभी वर्तमान का नेता प्रतिपक्ष, एक अध्यक्ष इस टाइप की बातें बोलता है कि ये वाला अगला नेतृत्व में हम टीएस सिंहदेव जी के साथ लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बोलता है कि ये वाला नेतृत्व भी सही है। ये नहीं बोलता है। आप हमारे साथी प्रवक्ता बोलते हैं कि पूरा सुनिए। अरे उस क्लिप में उन्होंने ये भी बोला है कि इनके टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। क्या ये नहीं बोला है? क्या ये भी तो बोला है ना, ये भी तो चीजें बोली है कि नहीं बोली है। दूसरी बात ये है कि इनका आरोप पत्र जारी होता है मिश्रा जी, वहां पर इनके पूर्व सीएम जो है, बड़े बड़े नेता दिखाई नहीं देते। इनके 7 सदस्यीय टीम घोषित होती है, जिसमें एक धड़ा जो है उनको पूरा का पूरा साइड कर दिया जाता है। कोर कमेटी की मीटिंग तक में उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, उनके पास है पैसा,
उनके पास पैसा है, और जो जिनकी चल रही है उनके पास पैसा नहीं है। इनका जो कोषाध्यक्ष है वो है गायब, और इनके कई नेता अंडरग्राउंड है। तो ऐसी टीम, और उसके बाद नेतृत्व जो अभी चल रहा है उसको छोड़ के वो बोलते हैं कि दूसरे नेतृत्व में हम ये वाला चुनाव लड़ेंगे 4 साल के बाद वाला। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से आप 7-7 चुनाव 7-7 जगह में बिना लड़े ही हार जाते हैं। कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से आपका नेतृत्व आप कुर्ते फाड़ते हुए देखता है। कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से आप धमकाने चले जाते हो। लौट रहा हूं चौहान जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं लौट रहा हूं चौहान जी आपके पास। ठीक है, आपका उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है, और इस बात का भी जिक्र करना होगा कि आग तो दोनों तरफ लगती है, चाहे वो नगरी का कार्यालय हो या फिर राजीव भवन हो। खैर, मैं लौटूंगा। मैं सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्यप्रकाश जी, बार बार एक बातें निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस को बागडोर क्यों सौंपे। चौहान जी ने अपने दोनों वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया कि इसलिए जिक्र किया कि कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल की स्थिति तो नहीं है। इस पे आप जनता के पास जाके वोट अपील कर रहे हैं। आज आपको 11 तारीख को जहां पे बटन दबाने की अपील करना है, आप 2028 की भविष्यवाणी पे चर्चा कर रहे हैं कि उस चुनाव में हमारी जीत होगी। सत्यप्रकाश जी, अब देखिए, उस चुनाव की बात महंत जी ने नहीं की, कोई मीडिया ने सवाल किया तब उन्होंने जवाब दिया। अब वही बात है ना, अगर मीडिया सवाल करे जवाब नहीं तो आप बोलेंगे कि भाई महंत जी ने जवाब नहीं दिया, क्या चल रहा है अंदर अंदर। तो नेताओं के साथ ये समस्या होती है। मैंने डिफाइन कर दिया कि आप विद्वान प्रवक्ता है, तो ठीक है, थोड़ा आइए ना सब्जेक्ट पे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, उसको जवाब दिया था। देखिए, हम नगर निगम चुनाव में है और बहुत मजबूती के साथ है। इसलिए देखिए, चौहान जी जो बार बार जो बात कर रहे हैं ना, क्यों बागडोर दिया जाए, क्यों बागडोर दिया जाए, इसीलिए ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी क्षमता नहीं, इन्हीं में क्षमता है। पब्लिक को भ्रमित करने के बाद एक दूसरे तरीके से होता है बैकडोर भ्रमित, कि आप पीछे से भ्रमित कीजिए कि इनको बागडोर मत दीजिए, इनको बागडोर मत दीजिए। ये कहना ही चाह रहे हैं कि इन्हीं के पास जाएगी बागडोर, हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास सुपर सीएम चलता है। कोई और मंत्री बोलता है मैं भी सीएम से ऊपर हूं, कोई बोलता है मेरे को मंत्री बनना है, तो तमाम चीजें हैं। इनका मैं इतिहास थोड़ा सा और याद दिलाया चौहान जी, आपका तो छत्तीसगढ़ जब बना था, बोल रहा था छत्तीसगढ़ आज हंस रहा है। छत्तीसगढ़ तब भी हंसा था जब बना ही था, और आज जो बोलते हैं आप जियो हजारों साल यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अपने जीवन बचाने के लिए टेबल के नीचे छुपे थे, तब भी छत्तीसगढ़ हंसा था। आप याद कर लीजिए, अब छत्तीसगढ़ आज भी हंस रहा है क्योंकि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, उसीलिए हम लड़ रहे हैं। युवाओं को मनपसंद ऐप दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इसलिए आज हंस रहा है क्योंकि आदिवासियों को खून बहाया जा रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही है। हमने जमीनें वापस दी थी, उनको याद है वो कि हमने गलती कर दी है। छत्तीसगढ़ इसलिए हंस रहा है कि भाई यहाँ पे अपराध इतना बढ़ गया, बाहर के गैंग आके गोलियां चला रहे हैं, बलात्कार खुलेआम हो रहा है, बस स्टैंड में, सार्वजनिक स्थान में, बस स्टैंड, राजधानी में बलात्कार हो जा रहा है, आदिवासी छात्र की हत्या कर दी जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ हंस रहा है। और हम तो बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ ये दिखाएगा कि आपने क्या किया है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे यहां सब एकजुट है, एक निर्णय लिया जाता है, सामूहिक निर्णय लिया जाता है, बैठक होती है, चर्चाएं होती है। इनकी कौन सी चर्चा होती है? प्रदेश अध्यक्ष जो बने, देखिए एक आदमी रेस में दौड़ा है, वही आदमी जीत जाता है। तो ऐसे तो हर जगह इनके यही कार्यक्रम चलता है। मैंने बोला ना, पर्ची सिस्टम, वो वीडियो राजस्थान वाला भी अवधेश आपको याद होगा, वसुंधरा जी को पता ही नहीं था, एकदम हैरान हो गया, पर्ची में मेरा नाम तो है ही नहीं। तो ये इनका पर्ची सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम जनता के पास मुद्दे लेके जा रहे हैं, विकास के मुद्दे जो हमने 5 साल में किए थे, जो इन्होंने बंद कर दिए। हाफ बिजली बिल हो, चाहे आत्मानंद स्कूल की क्या हालत हो, आपको भी मालूम है, अखबारों की सुर्खियां बनी है। तो हम अपने काम को लेकर जा रहे हैं। और इनकी जो वादा खिलाफी है, 1 साल के अंदर जो वादा खिलाफी की है, चाहे किसानों के साथ की बात की, 2300 की बात हो, नौकरी की 20,000 की प्रति वर्ष की बात की जाए, अब अपराध मुक्त की बात की थी, और यहाँ पे भ्रष्टाचार का उजागर करने पर पत्रकार की हत्या हो जाती है। तो हम वो सब चीजें लेके जा रहे हैं। और जनता देख रही है कि 1 साल में हमको छला गया, मिला नहीं है कुछ, जो हमको बोला गया उसका विपरीत मिला है। अगर एक चीज मिला है तो वो है अपराध, वो है मनपसंद ऐप। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास सत्या जी। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, ठीक है, ये तो तमाम चीजें चलते रहेंगी, चुनाव है, लेकिन अब जब ये एक बार आकलन कर दीजिए कि कांग्रेस को इस बयान का लाभ हो ना हो, नुकसान कितना होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसकी टाइमिंग, विधानसभा चुनाव है नहीं और आप विधानसभा की बात कर रहे हो, नगर निगम चुनाव है, आप जो है सामने खाना है, खाना खाने की जगह आप बात की बात। फिर दूसरी बात, किसको खबर है? माफी के साथ एक बार आपको टोकूंगा, रोकूंगा। बार बार ये बात सत्या जी भी कह रहे थे कि पूरी बाइट, जब एक बार पूरी बाइट सुनवा देते चरणदास महंत की, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सत्या जी सुनिएगा ध्यान से आप।
महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम कुछ भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस चुनाव में जो भी हुआ है, हम लोग एक नहीं रहे इसलिए हारे हैं। अब हम एक हैं, एक रहेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। चलिए सत्या जी, अब तो आपने सुन लिया। उन्होंने 2 बार कहा कि महाराज साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आला कमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। महाराज साहब के अलावा दूसरा नाम निकला नहीं उनके मुंह से। चर्चा इसी बात की हो रही है सत्या जी। मैं लौटूंगा बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में, मैंने वही कहा सत्या जी। हम सब अपना नाम भी ले रहे हैं ना, हम सब मतलब क्या हुआ सत्या जी? देखिए, हम सबका मतलब, अगर महंत जी कहते कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में लड़ेंगे, दीपक बैज के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में होगा ना। मीडिया में आप खड़े हो, मीडिया में खड़े टीएस सिंहदेव जी बगल में बैठे हैं, तो उनका नाम लिया। अब लिस्ट देखोगे तो मैं बोलूंगा भूपेश बघेल और दीपक बैज और रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर और लाम, इतना लिस्ट लेके थोड़ी ना आदमी बोलेगा। ठीक है, वो बगल में बैठे नाम ले लिया, बाकी हम सबके लिए बोल रहे हैं। मैंने वही कहा कि ठीक है, आप विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन थोड़ा स्वीकार कीजिए ना कि मामला आज तीर तो चला है और वो तीर घूम के खुद पे ही लगेगा। अनिल जी, आप कंप्लीट कीजिए, मैं समाप्त करूंगा। नहीं, वही मैं कह रहा था कि देखिए, आप अगर कह रहे हैं टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, ठीक है, सब मंजूर है, लेकिन अभी तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। अभी तो आपको विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है। फिर देखिए, आप कांग्रेस की परंपरा को देखिए, आप शुरुआत देखिए। अर्जुन सिंह जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला को किनारा करना शुरू किया। किनारे करते करते वो खुद किनारे हो गए। फिर विद्याचरण, जब छत्तीसगढ़ बना तो अजीत जोगी ने चालू किया, विद्याचरण को किनारे करते करते वो उनको बाहर तो कर गए, लेकिन बाद में जब भूपेश बघेल बने तो वो खुद बाहर हो गए, उन्होंने उसको किनारे कर दिया। और आज स्थिति ये आ गई कि आज आप भूपेश बघेल को कॉर्नर कर रहे। भूपेश बघेल वो लीडर है जिसने कांग्रेस को जो दम तोड़ चुकी थी उसको जिंदा किया, ग्रास रूट लेवल पे खड़ा किया। भूपेश बघेल ने संगठन में कोई कमी नहीं की, उसने कांग्रेस को खड़ा किया। 15 साल का जादू रमन सिंह का जो तोड़ना, जो उस समय तो रमन सिंह स्थापित हो गए थे, चाउर वाले बाबा, चाउर वाले बाबा, चाउर वाले बाबा, वहां उनको डिच किया था, वहां उनको मैनेज किया था। तो ये तो करना होगा। ठीक है, चले, कुल मिला के ये है कि ये बयान कितना लाभ कितना हानि वक्त तो तय करेगा, लेकिन बेसमय अगर 4 साल पहले इस नेतृत्व पे चर्चा होने लगे तो घमासान बचना लाजमी है। बहरहाल निकाय का दंगल जारी है, जनता किस पे भरोसा जताएगी 15 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, चौहान जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।